हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 3 रहेगा। इसके पहले 2 पार्ट और हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जा करके देख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान पानी पीने के अधिकार को किसके अधिकार का हिस्सा मानता है। जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पानी पीने के अधिकार को, पानी के अधिकार को किसके अधिकार का हिस्सा मानता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और जीवन की स्वतंत्रता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जीवन जीने की स्वतंत्रता। जीवन जीने की स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 21 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार के अंदर ही आता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है ना, वो सभी मौलिक अधिकारों के अंदर आते हैं। तो हम यहाँ पे मौलिक अधिकार जो है ना, वो पढ़ ले रहे हैं। थोड़े बहुत आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। देखिए, सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के किस भाग में आते हैं। तो मौलिक अधिकार आते हैं संविधान के भाग संख्या 3 में। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 12 से 35 तक इनकी चर्चा की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक चर्चा की गई है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए, जो आपके शुरुआत के 4 जो है ना समानता के अधिकार, उनमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, इनको आप लोग याद रखेंगे। 14 में क्या है, 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है। देखिए, आर्टिकल जो 15 है उसमें बात कहा गया है कि जो अपने सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 14 के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया है क्या, आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता। देखिए, आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष कैसी हैं, सभी लोग समान हैं। मतलब कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई अमीर व्यक्ति है और कोई गरीब व्यक्ति है, तो उन दोनों के लिए कानून जो होगा वो समान रहेगा, सेम रहेगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया है क्या, अनुच्छेद 15 जो है ना, उसमें कहा गया है धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि अगर कोई सरकारी नौकरी वगैरह पद निकलता है तो उसमें अवसर सभी लोगों को समान दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, यानी कि कोई अगर बड़ी जाति का है, कोई छोटी जाति का है, तो उससे अस्पृश्यता, छुआछूत मानता है, इस तरीके का अंत किया गया है। 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। इनसे कई बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यकारी का एक उदाहरण है। राजनीतिक कार्यकारी का एक उदाहरण है आयकर आयुक्त, जिला कलेक्टर, प्रधानमंत्री और पुलिस अधीक्षक। देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया है राजनीतिक। तो राजनीति से किसका संबंध होगा, आप कहेंगे राजनीति से सर नेताओं का संबंध हो सकता है, मंत्री और नेता का, तो वही है यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है ना, इसका करेक्ट आंसर। यानी कि राजनीतिक कार्यकारी जो होता है वो क्या होते हैं, नेता और जो मंत्री होते हैं जितने भी, वो क्या होते हैं, राजनीतिक कार्यकारी का होते हैं। ठीक है, एक होते हैं स्थायी कार्यकारी। स्थायी कार्यकारी वो होते हैं जिनकी नियुक्ति की जाती है और किसी विशेष कार्य के लिए जिनकी नियुक्ति होती है। जैसे कि कलेक्टर हो गया, तो कलेक्टर को जिले की जो जिम्मेदारी होती है वो किसको दी जाती है, जिले के कलेक्टर को। तो वो किसकी, उसकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो वो क्या है, एक स्थायी कार्यकारी है। और इसी प्रकार से आयकर आयुक्त वाला भी होता है और पुलिस अधीक्षक भी। लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, इसीलिए राजनीतिक कार्यकारी होता है। और इनका एक पर्टिकुलर टाइम रहता है कि इस टाइम तक ये क्या रहेंगे, इस टाइम तक ये प्रधानमंत्री रहेंगे। जैसे 5 साल हो गया, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे साइंस से पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है। पहला ऑप्शन है डायनोसेफेलोन,
दूसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, तीसरा ऑप्शन है सेरिब्रम, फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सेरिब्रम। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रम जो है ना, सेरिब्रम मस्तिष्क का एक ऐसा हिस्सा होता है जो सबसे बड़ा होता है। मतलब मस्तिष्क में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है तो सेरिब्रम होता है। ठीक है, तो सेरिब्रम का कार्य क्या रहता है? कार्य इसका रहता है सोचने की क्षमता विकसित करना, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करने का कार्य किसका रहता है? सेरिब्रम का रहता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से जरूर से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल जो है ना परमाणु संख्या वगैरह क्वेश्चन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए जो परमाणु संख्या है फ्लोरीन की तुलना में अधिक होती है। तो पहले तो हमें फ्लोरीन की पता होनी चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि परमाणु संख्या किससे ज़्यादा है। तो फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन एक क्या है? तत्व है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 9। इसको आप लोग ध्यान रखिए, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 9 होती है। उसके बाद सोडियम जो होता है, सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11। बेरिलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 4। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 7। बचा रह गया यहाँ पे बोरोन। तो बोरोन जो होता है, बोरोन की परमाणु संख्या होती है 5। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लोरीन की तुलना में अधिक बताइए। फ्लोरीन की होती है 9। अब यहाँ पे बेरिलियम की 4 हो गई तो ये तो अधिक होगी नहीं, बोरोन की 5 हो गई तो ये भी नहीं होगी, नाइट्रोजन की 7 हो गई तो ये भी नहीं होगी। यानी कि इसका मतलब है हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? सोडियम। तो सोडियम की जो है ना कितनी होती है? परमाणु संख्या 11 होती है। तो इसका उद्देश्य क्वेश्चन का ये है कि आपको परमाणु संख्याएं याद हो गई हैं कि कौन कौन सी। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9, सोडियम की परमाणु संख्या 11, बेरिलियम की परमाणु संख्या 4, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 और बोरोन की परमाणु संख्या 5। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि दशमलव संख्या 106 यानी कि जो 106 है इसको बाइनरी नंबर में बनाइए, द्विपदी में बनाइए, द्विपदी में परिवर्तित करिए। तो देखिए जो अपनी डेसिमल नंबर होते हैं, दशमलव संख्याएं होती हैं, उनको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, उन्हें हम 2 से भाग देते हैं। ठीक है, 2 से भाग देते हैं और उनके जो शेषफल होते हैं उनको लिखते हैं। जैसे यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा, यानी कि भाग तो 53 बार जाएगा लेकिन शेषफल 0 बचेगा और शेषफल से ही हमें काम होता है। ठीक है, अब हम इस 53 को उतारेंगे तो 53 यहाँ पर आएगा, इसमें फिर से 2 से भाग देंगे तो 26 बार भाग जाएगा और एक शेषफल बचेगा। ठीक है, आगे भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो 26 में जब हम भाग देंगे तो 26 में 2 से भाग जाएगा तो कितना बचेगा? 13 बार भाग जाएगा तो 0 शेषफल बचेगा इसमें। उसके बाद फिर से हम करेंगे, 13 में भाग देंगे तो 13 में जब हम भाग देते हैं तो 13 में भाग देंगे तो फिर से शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, और 6 बार भाग गया है 6, फिर से यहाँ पे जब इसमें दिया जाएगा तो कितने बचेंगे? यहाँ पर 6, 0 शेषफल इसमें आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 बचा रह गया, 3 में फिर से 2 का देंगे तो 1 शेषफल हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर लास्ट में 1 शेषफल बचा है, 1 शेषफल बचा है, यहीं से काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो 1 0 1 1 0 1। ठीक है, 1 0 1 इस तरीके से मतलब करना है आपको। जब तक कि शेषफल क्या नहीं हो जाए, शेषफल 0 ना हो जाए, तब तक आप लोग करते रहिए। तो आपका आंसर क्या बनेगा इस तरीके से? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन का, वो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यहाँ पे जो होगा आपका 110 और 110 ऑप्शन नंबर जो 2 वाला है ये सही हो जाएगा। मैंने जिस तरीके से आपको करके दिखाया उस तरीके से आप लोग जरूर करके एक बार देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले, मतलब जो क्वेश्चन आ सकता है वहाँ से। देखिए पूछा गया है कि बिहू किस राज्य में किया जाता है? एक लोक नृत्य है बिहू डांस, वो किस राज्य में किया जाता है? बहुत आसान है, सभी लोग बता दें कि असम में किया जाता है। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, तो बिहू है ना 2-3 तरीके का होता है। बिहू कितने तरीके का होता है? 2-3 तरीके का होता है और उनके मंथ वगैरह पूछे जाते हैं कि किस मंथ में मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए आप लोग, जो बिहू त्यौहार है वो असम राज्य का एक त्यौहार है, 3 अलग अलग त्योहारों में क्या है? बटा हुआ है। एक तो रंगोली बिहू होता है, एक होता है बोहाग बिहू और एक होता है अपना कौन सा, जिसे आप कहते हैं कंगाली बिहू। ठीक है, तो कांगली बिहू,
या काटी बिहू भी इसे कहा जाता है। तो देखिए जो अपनी रंगोली बिहू होती है, रंगोली बिहू या रंगाली बिहू जिसे कहा जाता है, वो एक न्यू ईयर के रूप में मनाई जाती है, नव वर्ष के रूप में मनाई जाती है, ठीक है। और ये कब मनाई जाती है, तो ये आपकी जो है ना रंगोली बिहू मनाई जाती है आपकी अप्रैल महीने में, ठीक है, अप्रैल महीने में। उसके बाद भोगली बिहू, कौन सी, भोगली बिहू आपकी मनाई जाती है जनवरी के महीने में। भोगली बिहू आपकी जनवरी के महीने में मनाई जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बिहू के कौन कौन से टाइप होगा, एक तो रंगोली बिहू या बोहाग बिहू, रंगोली बिहू या फिर इसका नाम है बोहाग बिहू। दूसरा आपके सामने है भोगली बिहू या माघ बिहू, और तीसरा आपके सामने है कौन सा, कांगली बिहू या काटी बिहू, ठीक है। तो 3 नाम है इसके। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला गया है कि सरकार बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार ले रही है, तो क्या असर होगा। तो इस कंडीशन में जो असर होगा वो क्या होगा, वो ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव डाला जाएगा। जो ब्याज की रेट हैं उन पर ऊपर की ओर दबाव डाला जाएगा। ऑप्शन 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। देखिए आपका जो है ना एग्जाम में जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे, तो 50 क्वेश्चन में से कम नहीं तो साइंस आपके 8-9 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। साइंस से जीव विज्ञान से ज़्यादातर, ठीक है, यानी कि बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो पूछा गया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है, तब आप कहेंगे जिगर। किसे कहा जाता है, जिगर, यानी कि जो यकृत होता है, लीवर होता है, यकृत यानी कि जो लीवर होता है उसे मानव शरीर की प्रयोगशाला कहा जाता है। यकृत जो है ना हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और इसमें क्या होता है, ये कई सारे कार्य करता है। इसके कुछ कार्य आपको लिखा रहे हैं, वो आप जरूर से नोट कर लीजिए। इससे देखिए जो यकृत होता है वो सबसे पहले प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन करने में मदद करता है, उपापचयन करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना वसा में घुलनशील विटामिन जो कि कौन कौन से होते हैं, एक तो अपना विटामिन के, दूसरा विटामिन ई, विटामिन ई के बाद विटामिन ए और विटामिन के, ठीक है। तो इस तरीके से जो 4 विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं उनको एकत्रित करता है और संचित करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। और जो अपना रक्त होता है उसे साफ़ कौन करता है, यही करता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए थी। और एक चीज़ और ये पित्त का निर्माण करता है, जो पित्त होता है उसका निर्माण भी कौन करता है, यकृत करता है, इसको ध्यान रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिगर यानी कि यकृत, ऑप्शन नंबर 4 वाला। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना आपका मध्य प्रदेश राज्य है, वहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य जो है ना वहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश में और भी राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो आप लोग लिख लीजिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना, कान्हा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आप लोग लिख लीजिए दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान के भी पूछता है आपसे, राजस्थान के तो बहुत सरल तरीके से आपको याद करा दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए राजस्थान है, जैसे यहाँ पे राजा का स्थान, राजा का स्थान इस तरीके से याद रखिए, राजा। तो राजस्थान में कौन कौन से हैं, एक तो है केवलादेव, केवलादेव, ठीक है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है अपना कौन सा, रणथंभौर। कौन सा है, रणथंभौर। तो पहले हम लिख देते हैं फिर उसके बाद रणथंभौर। उसके बाद आप लोग लिखिए घाना राष्ट्रीय उद्यान, घाना राष्ट्रीय उद्यान। और एक है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे कुछ हो गए। अब देखिए कैसे याद रखेंगे इनमें, राजस्थान के लिए राजा जो है ना वो ही केवल रण में जाता है, ऐसे याद रखिए। राजा है ना केवल रण में कौन जाएगा, राजा जाएगा। अगर जो मतलब वैसा व्यक्ति होगा डरपोक टाइप में तो वो रण में नहीं जाएगा।
तो राजा क्या होता है, बहादुर होता है। तो केवल राजा ही है जो कि रण में जाएगा, तो केवल से केवलादेव और रण से रणथंभौर। ठीक है, अब जब रण में जाएगा तो वहाँ पर क्या होता है, रिस्क होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, अपनी जान मान का रिस्क होता है। रिस्क से आप लोग याद रखिए सरिस्का। अब सरिस्का रिस्क कैसा होता है, रिस्क कैसा होता है, बहुत होता है, घना रिस्क होता है। कैसा होता है, घना रिस्क। ठीक है, तो घना से घाना हो जाएगा। तो ये हैं 4 राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके राजस्थान में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक और क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी। अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड बॉब्रिक, अल्फ्रेड हैंक्स और अल्फ्रेड मैन। देखिए जो महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत है ना, इसकी जो प्रस्तावना है, अवधारणा है, वो अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। ठीक है, आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर 1 अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, कब दी थी, तो 1912 में। अब ये है क्या आखिरकार महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है ना, वो उसी से संबंधित है। यानी कि जो अपना महाद्वीप हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं, मतलब समुद्र में कैसे तैर रहे हैं, बहाव कैसे हो रहा है उनका, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो वही है यहाँ पर इसमें भी। तो जो अपना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उससे ही संबंधित ये भी सिद्धांत है, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत को। ठीक है, देखिए अब ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया। इसमें पूछा जा रहा है कि कनाडा की राजधानी क्या है, कनाडा की राजधानी बताइए। कनाडा की जो राजधानी है वो कौन है, ओटावा। ठीक है, कनाडा की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं, बहुत आसान था क्वेश्चन, ओटावा इसकी राजधानी है। अब बताइए कैनबरा जो है ना वो किसकी राजधानी है, वेलिंगटन किसकी राजधानी है, ओस्लो किसकी राजधानी है। वेलिंगटन वाला आप लोग बताएं, कैनबरा मैं बताता हूँ और ओस्लो मैं बताता हूँ। ओस्लो है अपनी नॉर्वे, जो नॉर्वे देश है उसकी राजधानी है ओस्लो, और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो अपना कनाडा है, कनाडा में एक प्रोटोकॉल हुआ था, वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और वो प्रोटोकॉल से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से अगर क्वेश्चन आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का बताइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके बारे में आप लोग एक चीज़ पढ़ लीजिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये है क्या आखिरकार। देखिए जो अपनी ओजोन परत है उसको, उसमें एक छिद्र देखा गया है और उसके संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल किया गया था, एक संधि की गई थी विश्व स्तर पर, जिसे ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। मॉन्ट्रियल क्योंकि इसका जो कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल, इसी वजह से इसका नाम बन गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये हुई कब थी, इसकी तारीख आपसे बार बार पूछी जाती है, तो इसकी तारीख है 16 सितंबर 1987 को। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में, कहाँ पर, मॉन्ट्रियल कनाडा में ये संधि हुई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही। इसमें कहा गया कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए सभी देशों को क्या करना है, सहयोग करना है। इसीलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को मनाते हैं। इसको ध्यान रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि पुनर्जागरण यूरोप में कब से कब तक की एक अवधि है। पुनर्जागरण यूरोप में कब से कब तक की अवधि है, 18वीं से 20वीं शताब्दी तक, 14वीं से 17वीं शताब्दी, 11वीं से 13वीं शताब्दी और 7 से 10वीं शताब्दी। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 14वीं से 17वीं शताब्दी तक। ठीक है, पुनर्जागरण है क्या, पुनर्जागरण 14वीं से 17वीं शताब्दी के 14वीं जो शताब्दी थी उसके आरंभ में शुरू हुआ था और 17वीं शताब्दी के अंत में ये क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली कला के पुनरुद्धार काल है, साहित्य, शिक्षा, मनोभाव और गतिविधि से संबंधित है। मतलब इसमें क्या हुआ, कला का विकास हुआ है, साहित्य का और शिक्षा का, इस तरीके से हुआ है, इनका पुनर्जागरण हुआ है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, पुनर्जागरण। देखो अब एक और क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक
किस वंश का शासक था? तो बहुत आसान है, अगर जिसने पढ़ा होगा हिस्ट्री वगैरह थोड़ा बहुत भी, तो वो भी बता देगा इसका आंसर। तो औरंगजेब जो है ना वो किस वंश का शासक था? मुगल वंश का शासक था। ठीक है, औरंगजेब किसका? मुगल वंश का शासक था। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1658 से 1707 तक इसका कार्यकाल था, यानी कि गद्दी में ये 1658 पर बैठा और 1707 में क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके समय पर जो है ना शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनसे इसका बहुत ही घनिष्ठ क्या हुआ था? संघर्ष चला था। और शिवाजी महाराज के टाइम पर इसने एक संधि करवाई थी, जिसे क्या कहते हैं? शिवाजी महाराज के टाइम पर, जो कि 1665 में हुई थी, पुरंदर की संधि। 1665 में, इसकी आप लोग डेट याद रख लीजिए। 1665 को कौन सी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर की संधि। इसका एक दोस्त था जिसका नाम था जय सिंह। ठीक है, पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी, उसको आप लोग ध्यान रख लीजिए। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। पुरंदर की संधि का हुई 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच में। देखिए एक और क्वेश्चन है, साइंस से ही पूछा गया है क्वेश्चन। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? कॉन्टैक्ट लेंस, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? एनिको फेमी ने या फिर एडोल्फ गैस्टन यूकेस फिक ने? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एडोल्फ गैस्टन यूकेस फिक। इनके द्वारा इसका कॉन्टेक्स्ट लेंस का आविष्कार किया गया था। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट लेंस जो है ना इसका आविष्कार किया गया था 1888 में। 1888 में इसका आविष्कार किया गया था। इसका एक डायमीटर होता है, जो लेंस है इसका डायमीटर यानी कि व्यास आपसे पूछा जाता है। तो इसका व्यास कितना था, यानी कि जो बाहरी पर्दी है उसका व्यास कितना था? तो 18 से 21 mm इसका व्यास था। ठीक है, 21 mm इसका व्यास था, इसको ध्यान रख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन किस गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं? सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, इनकी खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपसे पूछा जाता है खोज के बारे में बताइए कि इसकी खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कब की थी? तो सन, कौन सी सन थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। ठीक है, ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन की बात। अब कह रहा है कि केंद्र के चारों ओर किस गति में घूमते हैं? रूपांतरण गति में, स्पिन गति में, कक्षीय गति में और कंपन गति में। आपका उत्तर होगा कक्षीय गति, यानी कि जो लोग ऑप्शन नंबर 3 वाला दे रहे हैं कक्षीय गति, उनका बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना केंद्र के चारों ओर कक्षीय गति में क्या करते हैं? गति करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? रक्तचाप जो होता है ना वो किसके द्वारा मापा जाता है? पहला ऑप्शन है आपके सामने बैरोमीटर, दूसरा ऑप्शन है स्पेग्नोमीटर, हाइड्रोमीटर और फोर्थ ऑप्शन है थर्मामीटर। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँगा, रक्तचाप के बारे में तो बताऊँगा ही, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि हाइड्रोमीटर से क्या चीज़ को मापा जाता है। ठीक है, ये तो आपके लिए क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपसे मेरा इसका जवाब रहेगा कि रक्तचाप जो होता ना, यानी कि ब्लड प्रेशर, बीपी बोला जाता है इसको, बीपी। तो बीपी को मापते हैं हम स्पेग्नोमीटर से। स्पेग्नोमीटर के द्वारा बीपी को मापा जाता है। ऑप्शन 2 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैरोमीटर से क्या नापते हैं? बैरोमीटर से नापते हैं एयर प्रेशर, यानी कि वायु दाब। वायु दाब को बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जो लोकसभा थी अपनी, उसमें विपक्ष के पहले नेता कौन रहे, उनके बारे में बताइए। तो विपक्ष का जो पहला नेता था उसका नाम था A.K. गोपालन। कौन था? A.K. गोपालन इसका नाम था। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर 2 वाला। कब बने थे ये? 1952 में। ठीक है, विपक्ष के पहले नेता बने थे। इनकी पार्टी पूछता है आपसे कि उस टाइम पर इनकी जो पार्टी थी उसका नाम बताइए। तो उसका नाम था CPI पार्टी थी। और CPI का फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के ये सदस्य थे जो कि विपक्ष के नेता बने थे।
लोकसभा में प्रथम विपक्ष का नेता था ये, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है AK गोपालन। 1952 में CPI पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। इसको ध्यान रख लेंगे, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी, इसको आप लोग ध्यान जरूर रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एक परमाणु की संरचना की खोज की थी? परमाणु की जो संरचना है उसकी खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन और ए लेवोजिगर और मेंडलीफ। परमाणु की संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन के द्वारा या फिर रदरफोर्ड के द्वारा? तो रदरफोर्ड के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। तब आप कहें कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी, इनका संबंध यहाँ पे किससे है? वेट लिफ्टिंग से, यानी कि भार उत्तोलन से। वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। इन्होंने सन 2000 में एक ओलंपिक हुए थे, और वो कहाँ पर हुए थे? सिडनी में। सिडनी में ओलंपिक हुए थे। ठीक है, सिडनी में ओलंपिक हुए थे, उसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई थी। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसलिए यहाँ पे आपके लिए डाल दिया गया है। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखा होगा, और अच्छे से नहीं देखा तो एक बार आप लोग फिर से वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने की मैं बीच में भी नहीं बोलता हूँ, इसी वजह से आप डिस्टर्ब ना हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, और जिसने पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले वाले वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।